इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और रुक करते हैं उत्तराखंड और यूपी की खबरों का। भाजपा कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के विधानसभा सम्मेलन में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में रेखा आर्य ने कहा कि जिस प्रकार स्वदेशी के विचार ने एक समय हमें अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, उसी मंत्र के सहारे अब हमें देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है और भारत को विश्व महाशक्ति बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के जरिए ही हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि केवल खादी पहनने या मिट्टी के दिए जलाने से स्वदेशी का अर्थ पूरा नहीं होता। हमें हर स्तर पर घर के सामान, कपड़े, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद में ये सुनिश्चित करना होगा कि हम स्वदेशी उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत जो हमने सोचा है, विचारा है और हमें क्रियान्वयन में लेकर आना है और 2047 तक में विकसित भारत बनाना है, तो उसके लिए स्वदेशी का ही एक सिद्ध फार्मूला है जिस पर हम सब लोगों को काम करना चाहिए। स्वदेशी का मतलब देश में ही उत्पादित और देश में ही उसकी खरीद की जाए, ये उसका मेन भाव है। और मैं समझती हूँ कि लोकल फॉर वोकल होने की आवश्यकता है, जिसको लेके प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की लगातार पहले राष्ट्रीय स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर कार्यशालाएं हो रही हैं, जहां कार्यकर्ताओं को इस बात से अवगत कराया जा रहा है और वो भी जन जागरण पूरे समाज में इस तरीके का करेंगे कि जो स्वयं से वे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि वे स्वयं स्वदेशी को अपना रहे हैं, स्वदेशी ले भी रहे हैं, स्वदेशी कारीगरों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो अर्थव्यवस्था होगी वो भारत की वो मजबूत होगी। तो उसी दृष्टि का कार्यशाला में प्रतिभाग रहा और मैं समझती हूँ कार्यशाला के प्रतिभाग के साथ में निश्चित रूप से हम सब लोग ने वो संकल्प लिया है। सहारनपुर जिले की कई महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में भेंट की। इस दौरान उन्होंने जिले से जुड़े कई मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने रखे, जिनमें किसानों के बकाया भुगतान, प्रदूषण और जन समस्याओं से जुड़ी शिकायतें शामिल थी। चौधरी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बजाज शुगर मिल पर किसानों के करोड़ों रुपए बकाया भुगतान की समस्या को जल्द सुलझाने की मांग की। वहीं जहानपुर गांव में बन रहे मुर्गी फार्म से फैल रहे प्रदूषण और बीमारियों को लेकर भी जिला पंचायत सदस्य मुकेश चौहान के साथ मिलकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया। इसी विषय में हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम सैनी ने अध्यक्ष मांगेराम चौधरी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सहारनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी मिलकर आए हैं और उन्होंने तमाम विस्तार से वो जिले की समस्याओं पर चर्चा करी। क्या कुछ चर्चा करी है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मांगेराम चौधरी जी। चौधरी साहब, किस तरह की समस्या आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर जाहिर की है? और सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इस बारे में पूछने के लिए यहाँ पे आए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से परसों मिले थे, अपने 2 जिला पंचायत सदस्य थे, मुकेश चौहान जी और रामेंद्र चौहान। मेन मकसद तो हमारा वहाँ पर माँ शाकुंभरी देवी का जो मेला लगता है, जो 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक लगा है, वो ठीक ठाक निमट गया। उसका आभार प्रकट करने के लिए, उसका प्रसाद देने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास गए। उसके साथ ही हमारा एक शुगर मिल है, बजाज शुगर फैक्ट्री, नागल में गांगडोली के अंदर, उसका करीब 100 करोड़ से भी ऊपर किसानों का गन्ना का भुगतान
घाव है उसके बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है कि वो उसका गन्ने का भुगतान दिलाने का कष्ट करे। और रामपुर ब्लॉक में एक गांव पड़ता है सोमनाथ जिनपुर, बहुत बड़ा गांव है, 12-13 हज़ार की आबादी है। वहाँ एक सिद्ध पीठ है बहुत प्राचीन, उसके लिए कुछ पैसा सौंदर्यकरण के लिए देने के लिए और वहाँ पर एक मिनी स्टेडियम बनाने के लिए उनसे बात की है। इसके साथ ही वहाँ शाकुम्भरी परिक्षेत्र में ही एक गांव पड़ता है जहानपुर, वहाँ पर एक मुर्गी फार्म खुला हुआ है जो अवैध तरीके से खुला हुआ है। ये मुझे हमारे जो सदस्य हैं मुकेश चौहान जी, उनके द्वारा अवगत करा गया। उसके बारे में भी हम मुख्यमंत्री से कहते हैं कि उसकी जांच करवा कर अगर वो गलत तरीके से चल रहा है तो उसको वहाँ से निरस्त करवा। लेकिन इससे ये जहानपुर में मुर्गी फार्म बनाया जा रहा था, किसानों ने तमाम विरोध किया, किसान संगठन वहाँ पर बैठे और लगातार ऐसे आरोप लगते हैं कि भाजपा नेताओं की विषय पर ही वो बनाया गया। इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, मुझे जितना पता है जो मुझे बताया है मुकेश जी ने वही मैं उनसे अवगत करवाया है। और उन्होंने सारी जितनी भी हमने समस्या बताई थी उन्होंने कहा कि इनको देखकर इनका पता करकर और उनको आपको इनके बारे में जो भी होगा उससे आपको अवगत कराएं। प्रदेश सरकार का कहना है कि 15 दिन के अंदर किसानों का भुगतान हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो उनके ऊपर FIR जैसी कार्रवाई होती है। कई शुगर मिल के स्वामियों पर भी हुई है अब तक, मगर गांगलोई शुगर मिल के स्वामी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो सरकार को मालूम है कैसे क्या चक्कर है क्या नहीं। हमारा तो कहने का फर्ज था, उन्हें कहता है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी ही इसका निस्तारण करवाऊंगा। चलिए शुक्रिया। तो ये थे जिला पंचायत अध्यक्ष मांगेराम चौधरी, जिन्होंने हाल ही में 2 दिन पूर्व सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर तमाम जिले की समस्याओं पर जाकर गौर फरमाया है और मुख्य समस्या उनका जल्दी समाधान हो। कानपुर से पुरुषोत्तम सैनी, पल्स 24। त्योहारी सीजन जैसे ही शुरू होता है, बाजारों में मिठाई और दूध से बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इसी बढ़ती मांग के बीच अक्सर मिलावटखोरी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसे देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है और मसूरी में मिठाई और दूध उत्पादों की दुकानों पर अचानक छापेमारी कर सैंपल लिए जा रहे हैं। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह के नेतृत्व में विभाग की टीम ने मसूरी के कई क्षेत्रों में जाँच अभियान चलाया। इस दौरान एक सप्लाई वाहन से दूध और पनीर का सैंपल लिया गया। लंडौर क्षेत्र की एक मिठाई की दुकान से काजू कतली का सैंपल भरा गया। अन्य 2 मिठाई की दुकान से भी मिलावट की आशंका को देखते हुए सैंपल लिए गए। सभी सैंपल्स को जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी कि सामग्री शुद्ध है या मिलावटी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह ने जानकारी दी कि जांच में लिए गए सैंपल 3 श्रेणियों में आते हैं। अगर सैंपल तय मानकों से थोड़ा कमतर होता है तो इसे स्टैंडर्ड माना जाता है। इसमें सिर्फ जुर्माने का प्रावधान होता है। जहां गुणवत्ता तो घटती है लेकिन स्वास्थ्य पर सीधा गहरा असर नहीं होता। ये मामला ADM कोर्ट में भेजा जाता है। यहाँ पर जैसा आपको विदित है कि दिवाली का त्यौहार जो है नज़दीक है और दिवाली के मद्देनज़र क्या होता है कि मिठाइयों की खपत बाज़ारों में बढ़ जाती है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देशित किया गया है कि बाज़ारों में जाके अधिकाधिक संख्या में निरीक्षण करना है और सैंपलिंग का कार्य भी करना है, जिससे कि आम जन को जो है गुणवत्तापूर्ण जो है मिठाई मिल सके। आज सुबह ही मैंने नीचे जो देहरादून वगैरह से या एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से जो माल आता है गाड़ियाँ चेक की हैं और एक पनीर का सैंपल और एक दूध का सैंपल भी कलेक्ट किया है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि शहर के जितने भी बॉर्डर्स होते हैं, बॉर्डर्स पे रैंडमली भी चेकिंग की जाती है और आजकल त्योहारों को देखते हुए रेगुलर चेकिंग की जा रही है। तो उसमें जैसे देहरादून में भी जो मावा संदिग्ध होता है उसको नष्ट भी कराया जा रहा है, उसकी बहुत बड़े स्तर पे सैम्पलिंग भी की जा रही है। तो आज मैं मसूरी आया था, तो मसूरी में भी जो मार्केट है यहाँ के, वहाँ पे इंस्पेक्शन का कार्य और सैम्पलिंग का कार्य किया जा रहा है। पनीर या और जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जब ये सैंपल लेके लैब को भेजे जाते हैं और लैब में जब सैंपल फेल होता है तो 2 तरह की स्थिति होती है। या तो सैंपल सब स्टैंडर्ड आता है या अनसेफ आता है। सब स्टैंडर्ड में क्या होता है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, जैसे आप कोई मिठाई है और जैसे मावा है तो मावे में जैसे सूजी मिला लेते हैं या कुछ इस तरह का खाद्य पदार्थ मिला लेते हैं जिससे कि उसकी कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसकी जब टेस्टिंग होती है तो उसमें स्टार्च की मात्रा आती है, क्योंकि सूजी वगैरह या कुछ उस तरह की चीज़ें उसमें मिलाई होती हैं, तो वो सब स्टैंडर्ड आता है। तो सब स्टैंडर्ड की स्थिति में जो केस है वो ADM कोर्ट में फाइल किए जाते हैं। दूसरी स्थिति होती है जब कोई सैंपल टेस्टिंग के लिए जाता है वो अनसेफ आता है। अनसेफ में क्या होता है, उसमें कोई इंसेक्ट है या कोई हानिकारक पदार्थ ऐसा है जो खाने योग्य नहीं है, पॉइजनस होता है और बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो जो केस उसमें फाइल होते हैं वो CGM कोर्ट में फाइल होते हैं।
उसमें सज़ा और जुर्माना दोनों का ही प्रावधान होता है। एक्चुअली थोड़ा सा स्टाफ की कमी के कारण या लैब हमारे यहाँ थोड़ा सा, अभी एक लैब देहरादून में स्टार्ट होने वाली है ड्रग्स की, उसमें ड्रग की तो टेस्टिंग स्टार्ट हो गई, बट फूड के भी सैंपल्स देहरादून में टेस्ट होंगे उसमें, तो अभी प्रक्रियारत है। तो कोशिश ये की जा रही है कि समय से जो है सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाए, और जब सैंपल से रिपोर्ट आएगी तो समय से जो है केस फाइल हो पाएगा, और जो मतलब आम जन है उनको जो है अच्छा जो खाद्य पदार्थ है वो उपलब्ध हो सके। आज खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यहाँ पे एक रूटीन चेकिंग के तौर पर यहाँ पे जो है कुछ दुकानों पे सैम्पलिंग करी गई है। साथ ही साथ कुछ वाहन जो देहरादून से माल सप्लाई करते हैं उनकी भी सैम्पलिंग करी गई है। व्यापार मंडल मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का पूरा सहयोग हम उनको देते हैं, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि देखिए उच्च क्वालिटी का सामान ही दुकानों पे बिकना चाहिए। जो सामान हमारे दुकानदार ग्राहकों को दे रहे हैं वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम अपने दुकानदारों से भी अपील करते हैं कि जो भी सामान रॉ मटेरियल वगैरह वो जो पीछे से ले रहे हैं वो भी जांच करके लें, ताकि जो अंतिम प्रोडक्ट जैसे मिठाई और अन्य चीज़ें जो बन रही हैं तो वो उच्च क्वालिटी की बने और ग्राहकों को अच्छा सामान मिले, जिनसे, क्योंकि देखिए उनकी भी सेहत का ख्याल रखना एक हमारे दुकानदार का भी दायित्व है कि इसके लिए हमारे सभी दुकानदारों को भी और खाद्य सुरक्षा विभाग तो सतर्क है ही, साथ साथ हम सभी को भी सतर्क होना पड़ेगा कि गुणवत्ताहीन जो मिठाइयाँ बाहर से आ रही हैं वो हम उसको यूज़ ना करें, उसको ना बेचें। और वैसे मसूरी में अधिकतम जो मिठाई की दुकानें हैं वो यहीं पे अपनी मिठाई बनाते हैं, और यहाँ पे जो है आसपास गाँव से भी दूध आता है और जगहों से भी आता है, तो उसी चीज़ों से गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए ही यहाँ पे मिठाई बनाई जाती है। भाजपा युवा मोर्चा उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली के मसूरी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राधा कृष्ण मंदिर में सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विपुल मेंदोली ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है उसके लिए वो आभार व्यक्त करते हैं और इसके लिए वो पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं। मेंदोली ने कहा कि युवा मोर्चा का ढांचा प्रदेश में पहले से ही मजबूत है, लेकिन अब जरूरत है इसमें नई ऊर्जा और नई चेहरों को शामिल करने की। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर तक युवाओं की टीमों को सक्रिय किया जा रहा है ताकि संगठन की पकड़ हर गांव और कस्बे तक पहुंचे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हर युवा तक भाजपा की नीतियां और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पहुंचे। उत्तराखंड का युवा आज जागरूक है और वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। तो मैं अपनी पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा, और ये मेरा भी कर्तव्य अब बनता है क्योंकि हम अब 1-1.25 साल बाद इलेक्शन हैं और उस मोड में हम अगले साल से आ ही जाएंगे। तो यूथ की जो हमारी एक्टिविटी है वो तो पहले से मजबूत है, पर उसको और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास मेरा रहेगा, और सारी 70 की 70 विधानसभाओं में और सभी बूथों पर यूथ का मोबिलाइजेशन हो, ये मेरा पहला प्राइमरी टारगेट है। और युवाओं में एक नए जोश का संचार हो, और चूंकि हमारे तो माननीय मुख्यमंत्री ही युवा मुख्यमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें अब कोई विषय ही नहीं बच जाता कि 2027 में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार और सरकार बनाएंगे। मैं हमारे सभी युवा मोर्चे के साथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये मेरा उत्तरकाशी जाते वक्त ये पहला प्रवास कार्यक्रम है, और मसूरी के हमारे युवा मोर्चे के सभी साथियों ने मेरा स्वागत किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे खासकर आर्यन उनियाल जी हैं, हमारे विधि जो प्रकोष्ठ होता है युवा मोर्चे में उसके संयोजक हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ हमारे युवा मोर्चे के मसूरी के सारे कार्यकर्ता, बल्कि हमारा जिनको आशीर्वाद स्वरूप हमारे यहाँ पे भाजपा के कार्यकर्ता भी उपस्थित हैं, जैसे कि अभी परिचय हो रहा था, 3 बार के महामंत्री रहे हमारे, उन लोगों का भी मैं, हमारे ऐसे श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मसूरी के प्रसिद्ध गन हिल रोपवे पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ट्रॉली हवा में फंस गई और उसमें 5 लोगों के फंसे होने की सूचना आई। इनमें से एक व्यक्ति के बेहोश होने की खबर ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी। कुछ ही मिनटों में मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरा इलाका तनावपूर्ण नजर आने लगा। हालांकि थोड़ी ही देर में स्थिति स्पष्ट हुई कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल थी, जिसे आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत अंजाम दिया गया था। इस मॉक ड्रिल का आयोजन एसडीएम मसूरी राहुल आनंद के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने बताया कि मसूरी सहित राज्य के सभी रोपवे स्थलों पर हर 6 महीने में मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है ताकि किसी आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य में कोई चूक ना हो।
ये केवल अभ्यास नहीं बल्कि वास्तविक स्थिति में कार्रवाई की तैयारी का हिस्सा है। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी, फायर सर्विस, मसूरी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी। हमारा गन हिल रोपवे है कि कल को किसी भी अप्रिय घटना हो जाए, कुछ ऐसा अगर ट्रॉली फंस जाए, पर्यटक उसमें फंस जाए, तो उसमें कैसे उनको रेस्क्यू करना है समय पे। तो इसी में आज हमारी जॉइंट एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, फायर, पुलिस और प्रशासन एवं लाइन डिपार्टमेंट के साथ एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। तो जिसमें हमारा लगभग 47 मिनट में 9:35 पे सूचना मिली और 10:22 पे हमने उनको रेस्क्यू कर लिया। तो लगभग 47 मिनट में हमने ये रेस्क्यू का काम पूरा किया। और समय समय पर इस तरीके के रेस्क्यू चलाए जाते हैं, जिसमें मॉक ड्रिल किस तरीके से देखते हैं पूरे मॉक ड्रिल को? बिल्कुल, ये मॉक ड्रिल बहुत अहम है हमारी तैयारियों को जांचने परखने के लिए कि हम हमेशा तैयार रहें। और जो हमारे टूरिस्ट सीज़न जो आ रहा है, जैसे भी हमारा नवंबर दिसंबर में टूरिस्ट सीज़न पीक पे रहेगा, तो उस समय के लिए तैयारियों के मद्देनज़र ये मॉक ड्रिल की जा रही है। और ऐसा समय समय पे किया जाता रहता है ताकि हम बिल्कुल सजग और सतर्क रहें। जो मॉक एक्सरसाइज का सिनेरियो था उसमें ये दर्शाया गया था कि 2 विक्टिम्स इसमें जो है फंस गए, जो कि टूरिस्ट थे। और जैसा कि अभी एसडीएम सर ने भी बताया है कि इसमें हमारा जो टाइम था लगभग 1 घंटे का हमें लगा, जिसमें कि 9:35 में हमारा शुरू हुआ था और 10:22 में विक्टिम जो थोड़ा अनकॉन्शियस था उसको एम्बुलेंस के थ्रू जो है नज़दीकी अस्पताल में पहुंचा दिया गया। इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि देखा जाता है अमूमन हर 6 महीने में इस तरीके की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है। क्या चीज़ देखते हैं आप लोग? और अगर संचालन की बात करी जाए तो सुरक्षा को लेकर सारी चीज़ें पुख्ता देखी जा रही है? बिल्कुल, इसमें क्या है कि आपका जो भी आप देख रहे हैं कि मसूरी में 4 से 5 रोपवे यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा हरिद्वार में भी 2 रोपवे हैं। उत्तराखंड में हमारी काफ़ी रोपवेज है क्योंकि हिली क्षेत्र है। इसके अलावा इसमें सुरक्षा का भी पूरा देखा जाता है। समय समय पर ये भी चेक किया जाता है कि इनके द्वारा जो है समय समय पर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से ब्रिडकुल की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों के लिए और प्रशासन के लिए जो है सबसे मेन सेफ्टी क्या है, जो भी उसमें ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो टूरिस्ट है चाहे सिविलियन है, उसकी मेन सुरक्षा है। इसमें देखिए ये हमारी मॉक ड्रिल होती रहती है, बार बार कहीं ना कहीं भट्टा में होती है, कभी इधर होती है। और एसडीएम साहब के उससे स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी के उससे होती रहती है। इसमें फायर सर्विस का ऐसा वो रहता है कि जैसे हम ऊपर लैडर के द्वारा कैसे उतारें या मरीज को किस प्रकार से, जो भी विक्टिम है उसे हम हॉस्पिटल पहुंचाना, ये सारी इनके साथ संयुक्त रूप से मिलकर वो करते रहते हैं इनके साथ। तरीके का मॉक ड्रिल हुआ? देखो, ये हर साल में 2 बार मॉक ड्रिल की जाती है। 6-6 महीने में ये मॉक ड्रिल होती है। ये एक सुरक्षा की दृष्टि से होती है, जिसमें कि अगर रोपवे अचानक कहीं पे रुक जाती है या कोई बात हो जाती है तो उसमें कि जो उसमें टूरिस्ट है हमारा, तो उसे हम कैसे सुरक्षित बाहर निकालें जिससे कि उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो और जो पब्लिक है उसे भी कोई पैनिक होने की ज़रूरत ना पड़े। सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम आपके द्वारा, क्योंकि संचालन आप ही कर रहे हैं? हाँ जी, हमारे पास भी पूरे इंतजाम करे हुए हैं। इनकेस जो हमारी वो है रेस्क्यू है तो उसमें हमने ड्राइव मोटर वगैरह रखी हुई हैं, हैंडलिंग सिस्टम रखा हुआ है और ये मैनुअल भी रखे हुए हैं जिससे कि रेस्क्यू किया जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का समापन समारोह 17 अक्टूबर को भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि होंगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि ये केवल एक अभियान नहीं बल्कि हर घर तक पोषण का संदेश पहुंचाने का प्रयास है। देहरादून के यमुना कॉलोनी स्थित कैंप कार्यालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पोषण माह समापन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि होंगी। इस मौके पर अन्न योजना, सुनहरे 1000 दिन योजना, अन्नप्राशन और गोद भराई जैसे स्टॉल्स के माध्यम से बच्चों और महिलाओं के लिए उचित पोषण को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, पोषण माह समापन समारोह हम लोग 17 अक्टूबर को मनाने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम बहुत ही वृहद स्तर पर जो है होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में हमारे पोषण से संबंधित हमारे राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना, केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित लाभार्थी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में हमारी गोद भराई से लेकर अन्य कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रतिभाग रहेगा। इसके अलावा पोषण किट जो है वो हमारे लाभार्थियों को दिया जाएगा।
तो ये पूरा कार्यक्रम निश्चित रूप से इस पोषण माह के समापन पर किया जा रहा है, जिसका ध्येय कुपोषण को मात देना है, जिसका ध्येय बच्चों की पैदा होने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को पोषण के संदर्भ में पूरी तरीके से ट्रैकिंग करना है और बच्चा हष्ट पुष्ट रहे। इस सफ़रनामे में उत्तराखंड की क्या तैयारियां हैं, उत्तराखंड ने इन 8 वर्षों में क्या क्या कार्य किया है, वो पूरी उसमें कार्यक्रम के दौरान में उसकी पूरी प्रेजेंटेशन रहेगी। और भारत सरकार द्वारा लगातार जो सहयोग प्राप्त हो रहा है उससे कितना हम लोग पोषण को और मजबूती के साथ में आगे बढ़ाए हैं उसका भी उल्लेख रहेगा। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत वृहद स्तर पर होने जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जी का उसमें प्रतिभाग होने जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यह कार्यक्रम करने जा रही है। तो इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से पूरे देश भर में जो है पोषण सप्ताह का जो है, ये पोषण माह का जो है वो समापन उस समय हो जाएगा। बाकी पोषण के कार्यक्रम निरंतर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमेशा से संचालित रहे हैं, वो आगे संचालित रहेंगे। और मैं समझती हूँ कि इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि पोषण भी और हमारे बच्चे जो है वो कुपोषण मुक्त भी बने, तो वो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से जागरूकता आएगी और निश्चित रूप से हम कुपोषण मुक्त भारत की जो हम सपना देखते हैं वो एक दिन इन्हीं लक्ष्यों को आगे बढ़ते बढ़ते जो है प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ नगरी के खादर में लगने वाले पौराणिक कार्तिक पूर्णिमा मेले का डीएम जिला पंचायत अध्यक्ष गढ़ विधायक ने विधि विधान से भूमि पूजन किया। इस दौरान सभी ने गंगा की आरती में भाग लिया। भूमि पूजन के बाद मेले की तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें डीएम, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित जनपद के सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। मेले को सफल बनाने के लिए यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार मेला स्थल का जायजा लेकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर में लगने वाले इस कार्तिक मेले को मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इस पौराणिक कार्तिक मेले में अलग अलग राज्य सहित आसपास के जनपदों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गंगा की रेती में तंबू तान कर तीर्थनगरी में लगने वाले मेला स्थल पर ही करीब 15 दिन तक प्रवास करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदया, क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है, जिला पंचायत की देखरेख में मेला होता है, उनके साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के अन्य सम्मानित गण भी मौजूद थे। और प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि गढ़ मेला 2025 में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और मेले का आयोजन बिना किसी विघ्न के बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए। सर, गढ़मुक्तेश्वर से मेले के लिए जैसे एंटर करते हैं, अभी काफी बड़ा जो सड़क का टुकड़ा है वो टूटा हुआ है, लगातार मेले में काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। कल से HPDA के द्वारा उस स्ट्रेच के ऊपर काम चालू हो जाएगा। उस रोड की रिपेयर की जिम्मेदारी HPDA द्वारा उठाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है हफ्ते भर के अंदर जो भी कार्य किया जाना है वो कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इसी के तरह मीरा की रेती की तरफ से आने वाली जो नगर पालिका के क्षेत्राधीन सड़क है, उधर भी कुछ गड्ढे मिलने की शिकायत पाई गई थी, वहाँ पे भी बहुत जल्द नगर पालिका द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेले प्रारंभ होने से बहुत पूर्व ये दोनों सड़कें पूरी तरह दुरुस्त होंगी। सर, गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण इस बार मेले का जो प्रारूप है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ये मेला अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 3 जिलों के जो है सीमाओं पे लग रहा है, जिसमें मेरठ भी है, अमरोहा भी आ रहा है और आपका हापुड़ भी आ रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं और कैसी कोशिश इस मेले को भव्य बनाने की रहेगी इस बार? देखिए, गंगा जी का जो बहाव है और जो कटान हुआ इस बार, उसकी वजह से पिछले 2 वर्षों से भी जो मेला है वो पारंपरिक रूप से जहाँ पे स्थापित होता था उसके बाईं ओर शिफ्ट किया है। तो इस बार भी मेला जो है थोड़ा सा मेरठ सेक्टर की ओर बढ़ गया है। इसका लाभ एक ये हुआ है कि हमें रेती में मेला आयोजित कराने का मौका मिला है और मेले का क्षेत्रफल भी पिछली बार की तुलना में लगभग 30 से 35% बढ़ गया है। इससे हमें जो पार्किंग सुविधाएं हैं, इसके अलावा मेरठ सेक्टर, हापुड़ सेक्टर, दिल्ली सेक्टर, जो यहाँ पे सदर
बाज़ार लगता है, जो प्रशासनिक कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए जगह अतिरिक्त मिल रही है। रोड्स हमें थोड़ी लंबी बनानी पड़ी, लेकिन इस बार रोड्स की चौड़ाई, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा, पिछली बार जो रोड 60 फुट की थी उसको इस बार 90 फुट का कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। पशु खच्चर मेले में जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु मेरठ सेक्टर से आएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि इस बार मेले में पार्किंग जो है पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हर बार पार्किंग की वसूली को लेकर किसी न किसी प्रकार का विवाद होता था, तो मेले में पार्किंग की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। लाइटिंग की व्यवस्था हो और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारियों के लिए मेले के अंदर ही सैनिटेशन कॉलोनी स्थापित की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा के लगभग 1200 सफाई कर्मचारी मेले स्थल पर ही तैनात रहेंगे। इसी प्रकार हैंडपम्प्स, टॉयलेट्स और डस्टबिन्स, इन सब की भी संख्या पिछले मेले की तुलना में लगभग दोगुनी की गई है और प्रयास यही रहेगा कि स्वच्छ सुथरा, साफ सुथरा और सुंदर मेला आयोजित। सर, कब से कब तक ये मेला लगेगा और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? देखिए, मुख्यतः मेला 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और इसमें कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, यानी कि 4 की रात्रि का जो कार्यक्रम होगा, 4 और 5 की मध्याह्न जो रात्रि है, उस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और उस भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, सड़क का विकास हो, बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो या फिर यहाँ पर जेटीज़ की आवश्यकता हो, कैंप्स के लिए जगह आवंटन करने की आवश्यकता हो, वो सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहेगा, जिससे कि मेला को सफल और सुरक्षित रूप से संपन्न। सर, एक नाले पर पुल बनाया गया है, वो छोटा है सर। देखिए, वो पुल का काम अभी जो है वो पूरा हुआ नहीं है। वो पुल भी जो रोड है उसी के समानुपात में चौड़ा किया जाएगा। सर, भैंसा दौड़ जो है हर बार मेले में चुनौतीपूर्ण सवाल लेता है, इस बार भैंसा दौड़ की क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, हमने आसपास के जितने भी जनपद हैं जहां से इस प्रकार की भैंसा बुग्गी दौड़ जो है वो शुरुआत होती है और जितने भी कमिश्नरेट हैं वहाँ पे पुलिस आयुक्त को, बाकी जिलों में जिलाधिकारियों को ये मेले से बहुत पहले, लगभग महीने भर पहले आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुरोध किया है, उनको ये इंटेलिजेंस देते हुए कि कहाँ कहाँ से भैंसा बुग्गी दौड़ होती है और हमें पूरा विश्वास है स्थानीय प्रशासन वहाँ पे अपनी कार्रवाई करके सोर्स से ही इस प्रकार की अमानवीय और क्रूर प्रथा को समाप्त करने में हमारा सहयोग देगा। इसके अलावा हमारी गढ़मुक्तेश्वर की जो पुलिस है और तहसील प्रशासन है, ये भी इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि अगर किसी के द्वारा भी इन तमाम रोकों के बावजूद इस प्रकार के अमानवीय और क्रूर कृत्य को मेले की आड़ में करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों को जेल भेज दें। आज माँ गंगा की पावन पवित्र भूमि पर ये पूजन जो भूमि पूजन हुआ है, इसमें हमारे सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष, सभी लोग हम मिलकर ये पूजन किया है। माँ गंगा से आह्वान किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो, इस तरह की दिक्कत न हो, जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसी वजह से ये पूजन हुआ है और मेले में आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर रोड बनाई है, जिससे हमारे श्रद्धालु आने वाले कोई दिक्कत नहीं है। करीबन 100 फीट 120 फीट की रोड 3 किलोमीटर तक यहाँ तक बना कर लाए हैं और भी अच्छी रोड है। मेले के अंदर बहुत सुंदर घाट बनाए हैं, जैसे कि पिछली बार 12 घाट थे, इस बार हमने 16 घाट बनाए हैं, जिससे हमारे श्रद्धालु परिष्कार। मेले में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसे तीनों नगर पालिका लगाई गई है, यहाँ तक कि हमारी 300 बंधु की टीम मेले की साफ सफाई कर रही है और मेले में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि गंदगी ना फैले। तो अभी शासन की तरफ से इस बार मेले में क्या मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा? जिला पंचायत की तरफ से उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ होगा नया? जी, कुछ इस बार नया होगा, जैसे कि जो पूजा स्थल है हमारा बहुत सुंदर और भव्य बनेगा, दोनों टाइम उसमें आरती होगी और उसके बाद पर्यटन देखते हुए सुंदर सा हमने आएगी, जैसे एक पार्क होता है, स्टार्टिंग में पार्क बनाएंगे जहाँ फुहारे वगैरह लगाए जाएंगे, फाउंटेन वगैरह होंगे, जो झरने होंगे, इस तरह की चीज़ें भी कुछ आपकी नया होगा। किस तारीख को इसका उद्घाटन होना है? और शायद अभी डेट तो निश्चित नहीं, लेकिन 28 तारीख को शायद उद्घाटन है। जो मेला मार्ग है, स्टार्टिंग से जब आते हैं तो कई जगह जो सड़कें हैं, अभी जो डामर की सड़क है वो भी टूटी हुई है और एक पुलिया जो है वो संकरी है। टेंडर हो गया है, 1 हफ्ते अंदर ही बनना शुरू हो जाएगा। मैडम, मीडिया के लिए क्या सुविधा दी गई है? मीडिया के लिए हम टेंट वगैरह दिलवाएंगे, आप लोग आराम से रहें उसमें और सुविधा से अपने जलपान भी यही होगा, आपका रहना सहना, हम लोग भी यहीं रहते हैं, आप लोग भी यहीं रहिए। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
श्रद्धालुओं को तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा और भाव से माँ गंगा में आए, नहाएं, स्नान करें और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं और नशा ना करें। नशा कहीं ना कहीं बुग्गियों में छिपका रहता है, कहीं ट्रैक्टरों में लोग लेकर आते हैं। नशा से मतलब दिक्कतें आती हैं। माँ गंगा ऊपर आकर नशा करें तो गलत। इस बार मेले का जो बजट है वो कितना रहने वाला है? मेले का बजट हमें जो माननीय मुख्यमंत्री से मांग 5.25 तो क्या प्रयास लगाए जा रहे हैं कि योगी जी की आने के मेले में संभावना है? जैसे कि आप गए थे निबंधन के लिए। बिल्कुल हम गए थे, उन्होंने बोला भी था कि आप एक बार हमें और याद दिला देना, और हम 2018 में गए थे, इस बार भी हम आएंगे, बोला है। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीजीएम कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब अगली पेशी 28 अक्टूबर को होगी। 26 सितंबर को बरेली में हुए उपद्रव मामले में मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी माना गया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। सीजीएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी हुई, जिसमें कोर्ट ने उसकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। अगली पेशी अब 28 अक्टूबर को होगी। इस मामले में कोतवाली थाने में दर्ज सभी अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अगली खबर हरिद्वार के नवोदय नगर से है, जहां जमीन विवाद के गंभीर मामले में भूमाफियाओं पर किसानों की जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। मामला वार्ड नंबर 13 का है, जहां मंगलम एसोसिएट्स के रुपेश बाड़गोती ने भूखंड संख्या 58A का हवाला देते हुए खसरा नंबर 421 और 399 पर जबरन नोटिस चस्पा कर दिया है। हरिद्वार के नवोदय नगर में जमीन कब्जे को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि भूखंड संख्या 58A का हवाला देते हुए किसान की जमीन पर नोटिस चस्पा किया गया, जबकि असल पट्टाधारक रामचंद्र नौटियाल खुद इस कार्रवाई से अनजान है। अधिकारियों का साफ कहना है कि ना तो रामचंद्र नौटियाल उनके पास कभी आए और ना ही उनकी तरफ से कोई संपर्क किया गया। इतना ही नहीं, अनुसूचित जाति के श्यामलाल के 3 बेटों के नाम पर पट्टे करवा दिए गए, जिनमें मिली भगत की बुआती है। मामला तूल पकड़ने पर हरिद्वार के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जल्दी खसरा नंबर 421 और 399 की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।